हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट क्लासेस की सीरीज में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपके लिए होने वाला है। एमटीएस का एग्जाम अभी लेटेस्ट में हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कवर कराऊंगी थ्योरी, एक एक चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको 27 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि आपने कितना सीखा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैंने इस चैनल पे बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट क्लासेस स्टार्ट की हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके पहली वाली क्लास से देख सकते हैं और इन सब का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ये जो क्लास है इसके नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे मैंने हिंदी में भी सारी चीज़ें लिख दी हैं, जिससे कि आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम, आप सभी इस क्लास को आराम से देख सकते हैं। और वैसे भी आपको समझना इसमें कॉन्सेप्ट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको सिस्टम क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। और सेल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं ना तो उसको हम कहते हैं सिस्टम। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि हम उन सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि डाइजेशन यानी कि पाचन में हेल्प करते हैं। आप सब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पता है उनको क्या लगता है कि हमने खाना खाया, खाना पेट में गया और वो डाइजेस्ट हो गया, कहानी ख़त्म। लेकिन ये कहानी इतनी भी सिंपल नहीं होती, बीच का पार्ट यहाँ पे मिसिंग है। तो आज हम उसी पार्ट की चर्चा करेंगे कि कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, इसके बीच में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और कहाँ पे ये सारी चीज़ें एंड होती हैं। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि ये डाइजेशन यानी कि पाचन क्या होता है, तो जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं इनको सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी को कहते हैं डाइजेशन। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल एंड सिंपल फूड मटेरियल का क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक हो जाए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है अमीनो एसिड एंड फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फैटी एसिड। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, हमारे खाने के जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन एंड फैट होते हैं, इनको ये सिंपल फॉर्म में ब्रेक करता है और वहीं से जा करके हमको एनर्जी मिलती है। पहली लाइन यहाँ पे यही लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस इज कैरीड आउट बाय दिस सिस्टम। यानी कि फूड से एनर्जी का मिलना, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लाइक लिवर एंड पैनक्रियाज। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसमें एलिमेंट्री कैनाल आता है और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचक ग्रंथियां आती हैं, जैसे कि लिवर एंड पैनक्रियाज। अब आप सोच रहे होंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में कहते हैं आहार नाल, यानी आप भोजन जहाँ से लेते हैं, यानी आपने मुंह से खाना खाया और जहाँ तक ये एंड होता है ना, उन सबको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ से चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है माउथ, जिसको कि हम कहते हैं ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। नेक्स्ट यहाँ पे जो आप फूड लेते हैं ना, वो इस पाइप के द्वारा स्टमक में जाता है। तो ये जो फूड पाइप है ना, इसको कहा जाता है ईसोफेगस। अब ये खाना स्टमक में आता है, उसके बाद ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है यानी बड़ी आंत में। लेकिन आप इसके अलावा भी कुछ चीज़ें देख पा रहे होंगे, जैसे कि लिवर एंड पैनक्रियाज। ये जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन नहीं हैं, ये ग्रंथियां हैं यानी ग्लैंड्स हैं, ये अलग से लगी होती हैं। सबसे पहले खाना हम स्टार्ट करते हैं लेना माउथ से। तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे कि यहाँ पे डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं। जब भी हम खाना मुंह में लेते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। स्लाइवा का मतलब होता है लार बनना। तो माउथ जो हमारा होता है ना, वहाँ पे होती हैं स्लैवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियाँ, और इनसे लार बनती है
और इसमें एक एंजाइम होता है जिसको कि हम स्लेवरी एमाइलेज कहते हैं, या फिर आप उसको टाइलिन एंजाइम भी कह सकते हैं। अब ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, जो भी आप फूड लेते हैं उसके स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। आपने जो खाना मुंह में लिया और उसमें स्लाइवा जब मिक्स हो जाता है ना, तो उस फूड को हम कहते हैं बोलस। ये वाला भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लाइसोजाइम की। ये भी एक तरह का एंजाइम है जो कि बकल कैविटी में होता है और ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, क्योंकि बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं चाउमीन बर्गर खाने, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हाइजेनिक चीज़ें वहाँ पे नहीं रहती, तो उसके साथ में जो बैक्टीरिया आपके पेट में जा सकते हैं उन बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है लाइसोजाइम। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं टीथ की, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं बकल कैविटी की और उसमें टीथ की बात ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। ये भी बकल कैविटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आप सभी को पता है कि दांत जो होते हैं ना वो दो तरीके के आते हैं। कैसे? एक होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं परमानेंट वाले। अब ये जो दूध के दांत होते हैं ना, ये टेम्परेरी टीथ होते हैं। 6 साल तक की उम्र तक ये आते हैं और चले भी जाते हैं। उसके बाद जो टीथ आता है ना, तो वो होता है परमानेंट वाला। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि दूध के दांत यानी कि टेम्परेरी टीथ जो होता है वो कितने उम्र तक आता है, तो 6 साल तक की उम्र तक। उसके बाद ये नहीं रहता। ये जो टीथ होते हैं ना, ये भी 4 तरीके के होते हैं। अब ये 4 तरीके के क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अलग अलग काम होते हैं। जैसा इनका काम होगा वैसा इनका शेप होगा। सबसे पहला होता है इंसीजर, दूसरा यहाँ पे कैनाइन, तीसरा यहाँ पे है प्री मोलर्स एंड चौथा यहाँ पे है मोलर्स। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? तो अगर हम बात करें इन सीजर्स की, तो ये ऐसे होते हैं ना, थोड़े नुकीले टाइप के, और ये क्या करते हैं? कटिंग ऑफ फूड यानी खाने को कट करने का काम करते हैं। अगर बात करें कैनाइन की, तो ये खाने को फाड़ने की यानी कि टीयरिंग करने का ये काम करते हैं। प्री मोलर्स एंड जो मोलर्स होते हैं ना, ये ग्राइंड करने का काम करते हैं। ग्राइंड करने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में खाने को पीसने का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका इमेज भी लगा हुआ है, और आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि ये जो आप देखते हैं शाइनी वाइट कलर का जो मटेरियल होता है ना हमारे दांत के ऊपर, उसको कहते हैं इनेमल। और ये जो इनेमल होता है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी पूरी बॉडी का। ये जो इनेमल होता है ये आउटर लेयर होता है हमारे टीथ का, यानी सबसे बाहरी वाला परत, और इसको भी सुरक्षा देता है फ्लोरीन। यानी कि अगर फ्लोरीन है तभी इनेमल का प्रोटेक्शन हो पाता है, और अगर फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो टूथ डिके होने लगता है। यहाँ पे आपको याद रखना है डेंटल फॉर्मूला, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये जो डेंटल फॉर्मूला है ना, ये कुछ और नहीं, ये जो 4 तरीके के दांत होते हैं ना, इन्हीं के कितने नंबर्स हैं उन्हीं की बात की जाती है यहाँ पे। इसका फॉर्मूला होता है 2123 2123। इसको आप याद रखेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 ऊपर होता है इंसीजर और 2 इंसीजर नीचे होता है। 1 by 1 यहाँ पे कैनाइन होता है, एक ऊपर एक नीचे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 2 by 2, ये होता है प्री मोलर। और 3 by 3 यानी कि 3 ऊपर 3 नीचे, ये मोलर जो टीथ है वो होते हैं। और ये जो डेंटल फॉर्मूला है ना, ये एडल्ट का है यानी वयस्क लोगों का। अगर आपसे पूछे कि चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 2102 2102। इसको भी आप इसी तरह एक्सपैंड कर सकते हैं कि चिल्ड्रंस में 2 by 2 यानी कि 2 ऊपर 2 नीचे इंसीजर्स होते हैं, 1 ऊपर 1 नीचे कैनाइन्स होते हैं। लेकिन इनमें जो होता है प्री मोलर टीथ 0 होता है, यानी कि पाया ही नहीं जाता। और मोलर जो टीथ होते हैं इनमें वो 2 ऊपर 2 नीचे पाए जाते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये तो बात हो गई बक्कल कैविटी के टीथ की, यानी कि हमारे दांत कितने तरीके के होते हैं, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है स्लेवरी ग्लैंड्स, यानी कि लार ग्रंथियाँ कितने तरीके की होती हैं और वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होती हैं, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्लेवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियाँ 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहला यहाँ पे है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा यहाँ पे है सबलिंगुअल ग्लैंड, तीसरा यहाँ पे है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब यहाँ पे ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये आप देख पा रहे होंगे कि कान के पास होती हैं। आप टच करके देखिएगा, आपको दिखेगा यहाँ पे होता है पैरोटिड ग्लैंड। जीभ के नीचे होता है सबलिंगुअल ग्लैंड
और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, अंडर द टंग। ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, ये होता है इन फ्रंट ऑफ द ईयर। इसका लोकेशन आपको याद रखना है। ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ना, ये माउथ के बहुत ज़्यादा नीचे होती है, यहाँ पे जबड़े के पास। यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये वाली, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यानी कि इन तीनों में अगर देखा जाए तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है ये सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे छोटी है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो यहाँ पे आपको याद ये भी रखना है कि पैरोटिड ग्लैंड जो होती है ये लार्जेस्ट होती है और जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है ये छोटी होती है, यानी स्मॉलेस्ट होती है। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो स्लाइवा होता है ना, उसका pH होता है 6.8, यानी कि स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक होता है ये। यहाँ पे जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, जब मम्स होता है यानी कि खसरा का जो रोग होता है ना, उसमें पैरोटिड ग्लैंड इफेक्ट होती है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं बकल कैविटी के बारे में, यानी कि माउथ में जब हम फूड लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद आता है फेरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स होता है ना, ये क्या करता है, हमारा जो बक्कल कैविटी है उसको फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस से कनेक्ट करता है। हिंदी में इसको कहा जाता है ग्रसनी, और ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिंक्स बक्कल कैविटी टू ईसोफेगस, यानी कि जो माउथ है उसको ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से ये कनेक्ट करता है। और यहाँ से जो फूड होता है वो जब नीचे जाता है ना, तो वो पेरिस्टेलिसिस के प्रोसेस के द्वारा जाता है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये पेरिस्टेलिसिस क्या होता है, तो इसको हिंदी में कहते हैं क्रमानुकुंचन। ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिससे कि खाना नीचे जाता है। फेरिंग्स को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ये फेरिंग्स होता है। और इसी के बाद आपकी दो पाइप आती हैं। एक यहाँ पे जहाँ पे सी टाइप के छल्ले होते हैं वो विंड पाइप होता है जहाँ से सांस लेते हैं, और जस्ट उसके बगल में आप ये वाला देख पा रहे होंगे, ये फूड पाइप यानी ईसोफेगस होता है। तो ये जो फेरिंग्स है ये कॉमन होता है। इसके बाद यहाँ पे विंड पाइप होता है और ये फूड पाइप होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब भी खाना खाया जाता है ना, तो शांति से खाना खाना चाहिए, क्योंकि आपका जो फूड पाइप है और विंड पाइप जहाँ से आप सांस लेते हैं ना, वो आसपास ही लोकेटेड होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि खाना फूड पाइप में जाने की बजाय इसमें चला जाता है, और इसी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कई लोगों की तो डेथ भी हो जाती है खाना फंसने की वजह से। तो इसी वजह से खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस जो होता है, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता, बस खाना जा रहा होता है नीचे स्टमक की तरफ। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था कि कहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है, तो ईसोफेगस यानी फूड पाइप में नो डाइजेस्टिव एक्टिविटी, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ये बस फेरिंग्स को और स्टमक को कनेक्ट करने का काम करता है, और यहाँ से जो खाना जाता है वो पेरिस्टेलिसिस के द्वारा ही जाता है, यानी कि क्रमानुकुंचन के द्वारा। इसके बाद फूड हमारा आ जाता है स्टमक में, जिसको कि अमाशय कहते हैं। इसको आप इमेज में देख सकते हैं। सबसे पहले आता है बकल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स आता है, और इसके बाद यहाँ पे आता है फूड पाइप जिसको कि ईसोफेगस कहते हैं। और यहाँ से खाना कहाँ पे आएगा, स्टमक में आएगा। ठीक, तो यही चीज़ें हमें पढ़नी हैं। स्टमक में जो खाना आता है यानी कि जो फूड आता है उसको हम काइम कहते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया कि बक्कल कैविटी में जो फूड होता है जिसमें स्लाइवा मिक्स हो जाता है उसको बोलस कहते हैं, और यहाँ पे इसको काइम कहते हैं। जब ये फूड स्टमक में आता है ना, तो वहाँ पे 4 से 5 घंटे के लिए फूड रहता है, और यहाँ पर भी इसका डाइजेशन होता है। इसी वजह से जब आप खाना खाते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज नींद आती है, क्योंकि डाइजेशन करते टाइम ये जो स्टमक होता है ना, आसपास की सारी एनर्जी को खींच लेता है। इसी वजह से खाना कम क्वांटिटी में खाना चाहिए, जिससे कि खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद ना आए। ये जो स्टमक है इसके भी 3 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। स्टमक का मेन काम ये होता है कि यहाँ पे जो भी फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये बैक्टीरिया को भी किल करता है और एसिडिक मीडियम तैयार करता है। अब ये जो HCl है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका pH कितना होता है, तो इसका pH 1.5 से लेके 3.5 होता है, यानी कि हाईली एसिडिक होता है ये। यहाँ पे जो HCl रिलीज होता है ना, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है कि ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है।
अब आप सोचेंगे कि ये एसिडिक मीडियम किसको प्रोवाइड करता है, तो पेप्सिन और रेनिन को। यानी कि ये जो पेप्सिन है ना, पहले होता है पेप्सिनोजन के फॉर्म में, और ये जो रेनिन है ना, ये बैठा होता है प्रोरेनिन के फॉर्म में। जब HCl रिलीज होता है, एसिडिक मीडियम तैयार हो जाता है, तब ये बदल जाते हैं पेप्सिन और रेनिन में। उसके बाद ये अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये जो पेप्सिन होता है ना, ये क्या करता है, जो भी प्रोटीन हम लेते हैं उसको पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोजेस में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं ना, उनका पार्शियल डाइजेशन होता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होने का मतलब होता है कि प्रोटीन कन्वर्ट हो जाए अमीनो एसिड में। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, इनका थोड़ा सा डाइजेशन होता है, प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोज में। अगर हम बात करें रेनिन की, रेनिन क्या करता है, तो ये मिल्क का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। यहाँ पे जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये जो खाना होता है वो ईसोफेगस से आता है स्टमक में। स्टमक में रिलीज होता है HCl। HCl क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन और रेनिन अपना काम कर पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल इसमें आता है लिवर एंड पैनक्रियाज का। इसका कलर, इसका स्ट्रक्चर और इसका लोकेशन सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्टमक जो होता है ना, ये J शेप का होता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि J शेप का क्या होता है, तो स्टमक J शेप का होता है। और लिवर अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो ये राइट साइड में होता है। यहाँ पे ये दोनों जो ग्रंथियां हैं, लिवर एंड पैनक्रियाज, इनके क्या काम होते हैं ये भी आपको देखना है। ये जो पैनक्रियाज है ना, इसको मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि ये इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन करता है। और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसको भी हम किसी अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछे कि पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, तो वो यही सिक्रीट करता है पैनक्रियाज, जिसका कि pH वैल्यू 7.5 से लेके 8.2 होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा बेसिक होता है, यानी क्षारीय होता है। इसका फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब आप सोचेंगे क्या मैम, अभी तो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था, लेकिन नहीं, वहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा था एसिडिक मीडियम में और कंप्लीट नहीं हो रहा था। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन तब होगा जब वो कन्वर्ट हो जाए अमीनो एसिड में। तो अभी तो वो केवल पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोज में कन्वर्ट हुआ है ना, उसका आगे भी डाइजेशन होगा। यहाँ पे जो एंजाइम्स है ना, उनके नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लैट से याद रख सकते हैं, यानी कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। सबसे पहले हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज की। तो यहाँ पे जो एमाइलेज है वो पैनक्रियाज से निकल रहा है, इसी वजह से इसको नाम दे देते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है। उसके बाद आता है पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये क्या करता है, ये फैट को ब्रेक करता है। उसके बाद यहाँ पे आता है ट्रिप्सिन, और इसके साथ में एक और होता है काइमोट्रिप्सिन। ये दोनों ही प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद लिवर का काम आता है। लिवर क्या करता है, तो ये बाइल सिक्रीट करता है। बाइल जूस अगर आपसे पूछे कहाँ पर स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है गॉल ब्लैडर, और यहाँ से जब बाइल यहाँ से निकलेगा ना, तो इसी में स्टोर होगा। और ये जो पैनक्रियाज है, इससे पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा। अब ये जब दोनों मिलेंगे ना, तो ये उसके बाद जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे कंप्लीट आप कह सकते हैं कि डाइजेशन होता है। लिवर के रिगार्डिंग आपको ये चीज़ याद रखना है कि लिवर जो होता है ये येलोविश ग्रीन कलर का होता है। जब आपको PDF मिलेगा तब आपको इमेज और क्लियर दिखेगी, उसमें आप देख पाएंगे। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि ये जो येलो कलर होता है ना बाइल का, वो बिलीरुबिन की वजह से होता है, और जो ग्रीन कलर होता है वो बिलीवर्डिन की वजह से होता है। और इनका जो pH होता है ना, वो होता है 7 से लेके 8.6 तक। और ये क्या करते हैं, बाइल जूस, ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, यानी फैट का डाइजेशन ये करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लिवर जो है ये रीजेनरेटिव ऑर्गन होता है, यानी अगर आप इसे कट भी कर देना तो ये फिर से लिवर पूरा कंप्लीट बन के तैयार हो जाएगा। पैनक्रियाज से जब पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और लिवर से बाइल जूस निकलता है, ये सारे मिक्स होते हैं आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इसका बस आपको नाम याद रखना है।
यहाँ पे जो भी फूड होता है इसमें लिवर से बाइल जूस एंड पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस मिक्स होता है और ये आगे बढ़ता रहता है पेरिस्टैलिटिक मूवमेंट के द्वारा, यानी कि क्रमानुकुंचन के द्वारा। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो 3 पार्ट होता है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, तो ये जो जेजुनम एंड इलियम होते हैं ना, इसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको कि विलई कहते हैं। अब ये विलई क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, यानी कि जो भी खाना आपने खाया उससे सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो विलई होता है ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, तो वो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे ये फिंगर होगा, इसको मैं करेक्ट कर दूंगी बाद में। यहाँ पे वही सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं कि विलई के अंदर में ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद जो फूड होता है ना, वो आप समझ लीजिए कि लगभग डाइजेस्ट हो चुका होता है। उसके बाद ये आता है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत में ये आता है और इसके भी 3 पार्ट होते हैं, कैसियम, कोलोन एंड रेक्टम। ये जो रेक्टम होता है ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। आप ये सोचेंगे कि जब छोटी आंत में खाने का मेजर डाइजेशन हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन की ज़रूरत क्या है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की इसलिए ज़रूरत है ना क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी उसमें रह जाती हैं, यानी उस फूड में कुछ वाटर वगैरह रह जाता है, तो उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो होता है ना, यहाँ पे सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, यानी कि जो भी एनिमल्स वगैरह आपने देखा होगा, ये जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उनमें सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। सेल्यूलोज जो होता है ना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने के लिए। यहाँ से जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो रिमेनिंग जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम में पहुँच जाता है, जहाँ से एनस के द्वारा वो बाहर चला जाता है। यहाँ पे आप इसका इमेज भी देख पा रहे होंगे, ये छोटी आंत है और ये वाली बड़ी आंत है ना। तो यहाँ से क्या होता है, खाना इसके पास जाता है, फिर यहाँ पे वो एनस के द्वारा बाहर चला जाएगा। यहाँ पे आप एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये वाला बहुत छोटा सा, यही होता है अपेंडिक्स। अब ये जो अपेंडिक्स होता है ये क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब ऐसा ऑर्गन जो कि अब किसी काम का नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अपेंडिक्स हो जाता है, तो इसको ऑपरेशन के द्वारा कट करके निकाल दिया जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी पे या डाइजेशन सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही था पूरा डाइजेशन सिस्टम। अब पूरे डाइजेशन सिस्टम को मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगी, लेकिन ये बताने के बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि डाइजेशन के 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन, अंतःग्रहण। जब आप खाना मुंह में रखते हैं ना, यानी खाना अंदर जब हम लेते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। उसके बाद होता है डाइजेशन, यानी कि पाचन, जो कि हमने पूरा पढ़ा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी खाना खाया गया, डाइजेस्ट हुआ, तो उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का काम आता है। 4th स्टेप में ये आता है कि जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए वो आपके सारे सेल तक पहुँचे, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ से एनर्जी बनाएगा ना। तो इसी वजह से उसको कहते हैं एसिमिलेशन, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी चीज़ें हैं वो हर कोशिका तक पहुँच जाना, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ से एनर्जी बना पाए। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट स्टेप आता है इजेक्शन, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये 5 स्टेप होते हैं डाइजेशन के। यहाँ पे मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम रिवाइज कराऊंगी बहुत ही कम टाइम में, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समराइज हो जाएं और याद रह जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की, जिसको कि हम कहते हैं बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। जब भी आप खाना मुंह में लेते हैं ना, तो डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्लैवरी ग्लैंड्स होती हैं। कितनी स्लैवरी ग्लैंड्स होती हैं? 3 यहाँ पे लार ग्रंथियाँ होती हैं। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इसमें से सबसे बड़ी वाली होती है पैरोटिड ग्लैंड, सबसे छोटी वाली होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे होती है? सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो जीभ के नीचे होती है। सब मैंडिबुलर जो होती है वो जबड़े के पास होती है, एकदम नीचे। अगर हम बात करें पैरोटिड की, तो वो फ्रंट ऑफ द ईयर यानी कान के पास होती है। बक्कल कैविटी का ही एक पार्ट होता है टीथ, यानी कि हमारे दांत, जो कि 4 तरीके के होते हैं।
कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। बक्कल कैविटी यानी माउथ से खाना कहाँ पे आता है? फेरिंग्स के पास आता है। फेरिंग्स जो होता है ये कॉमन पैसेज होता है जहाँ से आपकी सांस लेने वाली जो पाइप होती है यानी कि वेंट पाइप और फूड यानी खाना खाने वाली पाइप जो होती है वो साथ में लगी होती है। उसके बाद खाना आता है फूड पाइप में। फूड पाइप से कोई डाइजेशन नहीं होता, वहाँ से खाना कहाँ पे आ जाता है? स्टमक में। अब ये जो स्टमक होता है ये क्या करता है? ये HCl रिलीज करता है। अब HCl क्यों रिलीज करता है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं ना वो कहते हैं कि बिना एसिडिक मीडियम के हम काम नहीं करने वाले। इसी वजह से HCl यहाँ पे जब आता है तो इनको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि ये काम कर पाएँ। एक चीज़ वहाँ पे मैं बताना भूल गई थी, इसको भी आप याद रखिएगा कि ये जो स्टमक होता है इसमें जो HCl रिलीज होता है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। इससे तो स्टमक जल जाना चाहिए लेकिन वो जलता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टमक के अंदर में ना एक लेयर होती है यानी एक झिल्ली जिसको हम कहते हैं म्यूकोसा। यहाँ पे जो पेप्सिन होता है ना वो प्रोटीन को पेप्टाइड और प्रोटीओज में कन्वर्ट करता है। रेनिन जो होता है वो मिल्क का डाइजेशन करता है। इसके बाद स्टमक से खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन वहाँ पे दो जो ग्लैंड्स होती हैं ना वो भी काम करती हैं, लिवर और पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज है इससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, लिवर से बाइल जूस निकलता है। ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना इसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लाइपेज जो कि फैट का डाइजेशन करता है, एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, उसके बाद आता है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लिवर से जो बाइल जूस निकलता है ना वो गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है यानी यहाँ पे ये रहता है लेकिन निकलता है लिवर से। लिवर जो है ये रीजनरेटिव ऑर्गन है। इसके बाद खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? इनका पार्ट होता है ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब ये जो इलियम होता है और जेजुनम इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं जिसको कि विलाई कहते हैं। ये एब्जॉर्प्शन करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना यहाँ पे डाइजेशन होने के बाद सारी चीज़ें आती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि 5% ही डाइजेशन होता है क्योंकि 95% स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो चुका होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वाटर वगैरह होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो चला जाता है रेक्टम में, फिर वहाँ से वो एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये है आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन ऐसे ही होता है हमारे बॉडी में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हमारी लाइफ का पार्ट होता है, तो इसके बारे में जानना तो ज़रूरी है और क्वेश्चन भी इससे काफ़ी अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको करना है 27 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें कि मैंने 2024 के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको भी इंक्लूड किया है। इससे आपको पता चल पाएगा कि आपने इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखा है या फिर नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, डाइजेशन ऑफ फूड इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनिमल बॉडी इन एनिमल्स लाइक लॉयंस, काउज, ह्यूमंस एटसेट्रा। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स starting from the mouth and ending with the anus. The longest part of this canal is known as the। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि फूड का जो पाचन है यानी डाइजेशन है वो एनिमल बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। सारे एनिमल्स जैसे कि लॉयन, काऊ या फिर हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, तो हमारे में जो डाइजेशन होता है ना उसमें बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जो कि माउथ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे एंड होते हैं? एनस पे एंड होते हैं। तो इसका लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है यानी सबसे बड़ा हिस्सा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी कि छोटी आंत, ये केवल कहने के लिए छोटा है लेकिन होता ये बहुत बड़ा है। 6.25 से लेकर के 7 मीटर के बीच में इसकी लेंथ होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स रेगुलेट्स द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। CHSL 2024 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी मसल होती हैं जो कि फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में ले करके जाती हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, स्फिंक्टर मसल। ये जो स्फिंक्टर मसल है ना इसी में होता है पेरिस्टालिसिस यानी कि क्रमानुकुंचन, और इसी के द्वारा जो फूड होता है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है।
यहाँ पे जो 3 क्वेश्चंस है ना, इसकी हिंदी मैंने लिखी नहीं है, इसको भी मैं लिख दूंगी, बाकी सारे क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में हैं। ठीक, थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियम साइज्ड ग्लोब्यूलर प्रोटीन दैट एक्ट्स एज अ पैनक्रियाटिक सेरीन प्रोटीएज फाउंड इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी CHSL 2024 का ही है। देखने में आपको ये क्वेश्चन टफ लगेगा क्योंकि ये टफ तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे ये जो वर्ड है ना सेरीन प्रोटीएज, इसको सबसे पहले आपको समझना होगा। ये जो सेरीन प्रोटीएज है ये क्लास ऑफ एंजाइम होता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे कहूँ तो ये एंजाइम्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे होता है? प्रोटीन में, यानी कि सेरीन प्रोटीएज ऐसे एंजाइम के ग्रुप हैं जो कि प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देते हैं। यहाँ पर वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम ऐसा होगा जो कि प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देगा, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ लाइपेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब ये क्वेश्चन भी देखिए CGL 2023 का ही है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लाइपेज जो होता है ये डाइजेशन में कौन सा काम करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। मैंने आपको बताया था कि जो लाइपेज होता है ना ये फैट का डाइजेशन करता है, और जो फैट का डाइजेशन होता है ना उसको हम इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो इस वजह से ये जो लाइपेज होता है ये क्या करता है? इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लिवर। यहाँ पे कह रहे कि लिवर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला वाला है, इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको इमेज दिखाते वक्त ये बताया था कि इसकी लोकेशन आप याद रखिएगा, लिवर जो होता है वो लेफ्ट नहीं राइट साइड में होता है, तो ये राइट साइड में होगा। पहला वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि इससे बाइल जूस निकलता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, तो वो करेक्ट है। और ये जो लिवर है ये लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी है, तो ये भी सही है। रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है, ये भी सही है। पहला वाला बस गलत था। अगला क्वेश्चन है, लिवर ग्लैंड सिक्रीट्स डैश दैट आर स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लिवर ग्लैंड के द्वारा कौन सी चीज़ निकलती है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर रहती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा होगा यहाँ पे? बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन ह्यूमंस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमंस में जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है जैसे कि स्टार्च, वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बक्कल कैविटी यानी माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। और इसके लिए कौन सा एंजाइम होता है? स्लैवरी एमाइलेज, जिसको कि टाइलिन भी कहते हैं। ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन डैश हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। यहाँ पे आपसे पूछा है कि रूमिनेंट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जो बफेलोज वगैरह होती है ना, वो कॉन्स्टेंटली कुछ ऐसे जैसे खाते रहते हैं, वाइट कलर का कुछ निकलता है। यहाँ पर वही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कैटल्स में कहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो उनके रूमेन में ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि उनके सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव अ सिंगल ओपनिंग इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम दैट सर्व्स बोथ एज अ माउथ एंड एन एनस। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में बताया था। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी सिंगल ओपनिंग होती है, वही उनका एनस भी होता है, वही इनका माउथ भी होता है, यानी खाना जहाँ से अंदर हो रहा है वहीं से खाना बाहर भी जाता है। तो कौन से होते हैं वो एनिमल्स? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वो होते हैं लैटीहेल्मिन्थिस। इनको हम फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लिवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया। अगला क्वेश्चन है, विच फूड रिक्वायर्स ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट फूड। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा खाना ऐसा है जिसको कि और बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए ताकि खाना डाइजेस्ट हो पाए।
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रास। ये जो घास होती है ना, इसमें सेल्यूलोज होता है, इसी वजह से जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेशन होने में, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना आसान काम नहीं होता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम का कौन सा काम नहीं होता। पहला वाला यहाँ पे लिखा है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ पे लिखा है कि रक्त का थक्का जमने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है इट हेल्प्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे कह रहे हैं कि पाचन तंत्र जो होता है उसमें ये हेल्प करते हैं, तो ये वाला यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबल टू रीजनरेट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम विथ गुड माइक्रोब्स दैट विल न्यूट्रलाइज द हार्मफुल वंस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रीजनरेट कर सकता है और जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वेयर आर विलई प्रेजेंट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो विलई होते हैं, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ पर होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर आपसे पर्टिकुलर पूछ ले कि कहाँ पे होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं ना, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो जो जेजुनम एंड इलियम वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे विलई प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इन ह्यूमन बींग्स द स्मॉल इंटेस्टाइन इज क्वाइल्ड एंड इज अबाउट डैश मीटर्स लॉन्ग। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन बींग्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो क्वाइल्ड रहता है, यानी मुड़ा हुआ सा रहता है, वो कितने मीटर लंबा होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 7 से लेके 7.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA इज इक्वल टू। यहाँ पे कह रहे हैं कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस किसके बराबर होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी रिक्वायरमेंट्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको आप याद रखिएगा कि RDA जो होता है ये है रिक्वायरमेंट्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कितना ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा भी थोड़ा बहुत खा लिया ना, तो हल्का फुल्का अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो वो चलता है, पर उससे भी ज़्यादा आप खाएंगे, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी ज़्यादा, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द GI ट्रैक्ट, does not provide energy but helps the body get rid of waste and keep the intestinal tract healthy। यहाँ पे जो GI है ना, इसका मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऐसा होता है जो कि और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता और वो हमारे बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन हमारे बॉडी का जो वेस्ट होता है ना, उससे छुटकारा पाने में मदद करता है, और जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यानी इंटेस्टाइन का जो रास्ता है, उसको हेल्दी रखता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए जो फाइबर होता है, यानी कि रेशेदार जो आप फल या सब्जियाँ खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, पर बाकी जो सॉलिड वेस्ट होते हैं ना हमारी बॉडी में, उसको आगे मूव करने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन आवर बॉडी आर कैरीड आउट बाई। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है या फिर रिएक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन्स के द्वारा। यहाँ पे तो प्रोटीन ऑप्शन में दिया है, लेकिन अगर आपको एंजाइम भी ऑप्शन में दे तो प्रोटीन एंड एंजाइम दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। अगला क्वेश्चन है डैश ए फ्लूइड सिक्रेटेड बाय न्यू मदर्स ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन contains nutrient that boost a baby's immune system and helps fight infection। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक तरल सा पदार्थ निकलता है जो नई मदर्स होती हैं, तो उसमें ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बेबी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो क्या होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वो होता है कोलेस्ट्रम। ये जो कोलेस्ट्रम है ना, ये गाढ़ा और येलो कलर का जो मिल्क निकलता है ना, जो नई मदर्स होती हैं उनमें, उसी को कोलेस्ट्रम कहते हैं। और इसको ये माना जाता है कि अगर बेबीज़ को ये सब पिलाया जाता है
तो उनमें इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है और इन्फेक्शन से भी लड़ने में मदद मिलती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडाइजेस्टेबल पोर्शन ऑफ आवर डाइट एसेंशियल टू द हेल्थ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है पर पूछने का तरीका अलग है कि कौन सा ऐसा इनडाइजेस्टेबल पोर्शन होता है हमारे डाइट में जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है पर वो खुद डाइजेस्ट नहीं होता। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, रफेज, यानी कि जो फाइबर मैंने आपको बताया था ना वही होता है। ये खुद तो डाइजेस्ट नहीं होता पर हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर वंस विद द हेल्प ऑफ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो किसकी हेल्प से। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजाइम की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिक्रीट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प्स आवर बॉडी इन किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऑर्गन ऐसा है जो कि HCl रिलीज करता है जिससे कि हमारी बॉडी के जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टमक में रिलीज होता है HCl। ये HCl जो होता है ये पेप्सिन एंड रेनिन को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट हेल्प्स मेक द एसिडिक फूड अल्कलाइन दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एसिडिक फूड जो होता है यानी स्टमक में जब HCl रिलीज होता है ना तो वो जब खाने में मिक्स होता है तो फूड जो होता है वो एसिडिक हो जाता है, लेकिन जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वो हो जाता है एल्कलाइन। और उसको एल्कलाइन कौन बनाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइल जूस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहला है लिवर सिक्रीट्स बाइल, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, ये भी यहाँ पे सही है। थर्ड वाला यहाँ पे है द लिवर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द लेफ्ट साइड, ये वाला यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया कि लिवर लेफ्ट नहीं राइट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियास। यहाँ पे कह रहे हैं कि पाचन तंत्र का कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे लिवर एंड पैनक्रियास से जो चीज़ें निकलती हैं वो वहाँ पे आती हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों का डाइजेशन होता है। इनफैक्ट 90 से 95% डाइजेशन वहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन है द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो छोटी आंत होती है ना वहाँ पे बहुत सारे फिंगर लाइक ग्रोथ होते हैं, वो क्या होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये होते हैं विलई। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर नॉट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये क्वेश्चन CHSL 2020 में पूछा गया है कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा इसमें से हिस्सा नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, लिवर और पैनक्रियास, जो कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होते हैं, ये अलग से ग्रंथियाँ होती हैं जो कि लगी होती हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द पाउच कनेक्टेड टू द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है उस पाउच को क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे मैंने आपको बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपने क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।